उतने में सफल नहीं है जितने भारत में। ये बड़ी बात है। एक और अच्छी बात, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत की है। बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात, पूरी दुनिया मानती है कि सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या यदि कहीं प्रतिभाशाली है तो भारत में है। क्या बात है। उसका नमूना अभी हमने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने कितने उत्साह से, कितनी अच्छी भावना से अपनी प्रस्तुतियां दी। तो भारत की नई पीढ़ी पर दुनिया को विश्वास है कि दुनिया को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। अब इतना विश्वास क्यों है? इसके पीछे कारण यही है कि हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह है, देश बड़ा है, पर देखें प्रतिशत तो दुनिया का केवल 2.3% भूभाग भारत के पास है, और हमारे पास दुनिया की 20% आबादी है। तो इतने कम क्षेत्र में इतनी ज्यादा आबादी को इतने अच्छे से रखना और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनना और प्रजातंत्र को हमेशा जीवित रखना, तो निश्चित तौर पर भारत में कुछ बहुत अच्छा तो है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भारत में वो क्या इतना अच्छा है जो पूरी दुनिया भारत को एक अच्छे विश्व गुरु के रूप में देखना चाहती है? वह है भारतीय ज्ञान परंपरा। क्या बात। हमारे परिवारों में मिलने वाला ज्ञान निश्चित तौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा स्कूल कॉलेजेस के दम पर जिंदा नहीं है, वह जीवंत है घर के बड़े बूढ़ों से संस्कार के माध्यम से नई पीढ़ी को मिलने वाले ज्ञान के स्वरूप। और देखिए, यह ज्ञान परंपरा बहुत विज्ञान सम्मत है। सबसे पहले विज्ञान आता है, उसके बाद विज्ञान से दर्शन बनता है, और उस दर्शन को धर्म के दिग्गज, समाज के दिग्गज परंपराओं में ढालकर समाज को जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, कई सालों पहले, 1000 सालों पहले वैज्ञानिकों ने खोजा कि व्यक्ति को सम्मोहन करने के लिए उसके आज्ञा चक्र पर कमांड करके उसे आदेशित किया जाए तो उसको सम्मोहित किया जा सकता। उस काल में सम्मोहन बहुत प्रचलित था और अपराधों का आधार भी था। तो किसी दार्शनिक ने कहा कि यदि हम अपने माथे पर यहाँ कोई तिलक जैसी चीज लगा लें तो हमारा आज्ञा चक्र लॉक हो जाएगा, कोई हमें सम्मोहित नहीं कर सकता। और तब हमारे महान सनातन धर्म ने परंपरा बनाई कि घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने आगे से लॉक करके निकलो, माता और बहन आपका तिलक करेगी। विवाहित महिलाएं जीवन भर एक बिंदी धारण करेगी ताकि कोई उन्हें सम्मोहित कर परिवार को बिगाड़ न सके। वाह, क्या बात, क्या बात। तो धार्मिक परंपराएं जितनी भी बनी, उनके पीछे दर्शन था और दर्शन के पीछे विज्ञान था। अब आज से 831 वर्ष पहले सन 1193 में बख्तियार खिलजी नाम के आतंकवादी ने, आगताई ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर रख दिया। इतिहास कहता है कि इतनी पांडुलिपियां थी, इतना साहित्य था कि 6 महीने तक आग जलती रही। इतिहास में सबसे बड़ी लाइब्रेरी का जिक्र है। ऐसी हजारों लाइब्रेरी थी जिनको मुगलों ने जलाकर राख कर दिया। उन्हें पता था कि जब तक सनातन संस्कृति को अपनी परंपराओं के पीछे के विज्ञान और दर्शन का ज्ञान है, तब तक इन्हें हम कमजोर अनुभव नहीं करा सकते, और इसलिए ये कांड हुआ। अब देखिए, हमारे बुद्धिमान पूर्वजों की देन कि विज्ञान भले जला दिया गया हो, दर्शन हम भूल गए हो, लेकिन परंपराएं जीवित रही और घर की माताओं बहनों के माध्यम से नई पीढ़ी को यह सारी परंपराएं दी जाती रही। और अब जाकर इस सदी में दुनिया ने कहा कि यदि भारत दुनिया की सबसे जीवंत संस्कृति है, सबसे अधिक ज्ञानवान लोगों का कुटुंब भारत है, तो यहाँ की परंपराओं के पीछे के विज्ञान को खोजा जाना चाहिए। और अब पिछले 40-50 वर्षों में दुनिया खोज रही है और पा रही है कि हमारी हर परंपरा मूलतः वैज्ञानिक और दार्शनिक। क्या बात, वाह। अब एक सवाल नई पीढ़ी से करना चाहता हूँ, हालांकि नई पीढ़ी यहाँ, जैसा कि एक बड़े शोध का विषय आदरणीय भाई साहब कर ही रहे थे, ये अनुभवी पीढ़ी का ज्ञान, उनका लाभ लेने के लिए नई पीढ़ी को लगातार तत्पर रहना चाहिए। अब जरा सोचिए, यदि किसी परंपरा के पीछे का विज्ञान अभी खोजा नहीं जा सका है, तो भी उसे मानना अधिक वैज्ञानिक होगा या नहीं मानना? जब इतनी सारी परंपराओं के पीछे का विज्ञान हम डिस्कवर कर चुके हैं, तो सहज निष्कर्ष निकलता है कि परंपराओं को माना जाना
अधिक तर्कपूर्ण, अधिक वैज्ञानिक होगा। इसलिए नई पीढ़ी को चाहिए कि जो परंपराएं अभी तक अनप्रूव्ड और अनडिस्प्रूव्ड हैं, उनको भी पूरी तरह से माना जाना सुनिश्चित हम करें, और यह करेंगे तो ही भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो भी अच्छी बात। अब एक छोटी सी खराब बात, आजकल हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं? किसी भी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से बोलिए, एक शब्द इंग्लिश में कनीजर, जो स्वाद के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे पूछिए। सामने 3 डिश रख दीजिए, आलू का पराठा, मेथी का पराठा और आजकल वो मैदे का एक सड़े हुए सबसे खराब गेहूं को सबसे बारीक पीस कर वो मैदा बनाते हैं, उसको इतना सड़ाते हैं कि और सड़ न सके, तभी वो लंबे समय तक जिंदा रह पाता है। वो कभी खराब नहीं होता, बिना फ्रिज के भी खराब नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब हो चुका है, उससे बना हुआ पिज्जा। अब किसी भी न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से कहिए, वो कहेगा न्यूट्रिएंट्स हो या स्वाद हो, वो आलू के पराठे में है, मेथी के पराठे में, पिज्जा में बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आता बाजार, अब बाजार देखता है कि आलू का पराठा, मेथी का पराठा ताजा सर्व करना पड़ेगा, पिज्जा को तो ताजे बासी को भी झाड़ा ही नहीं। क्या बात। 3 महीने से रखा हुआ, आप गर्म किया हो पर तो बाजार के लिए सुविधाजनक है पिज्जा, लेकिन बनाने वाले जानते हैं कि आलू का पराठा हमेशा नया ताजा बनाना पड़ेगा, खाने जाएंगे बोलेंगे गर्म से गर्म, और पिज्जा तो कैसा भी चलेगा। तो बाजार ने अपने आधार पर धीरे धीरे हमारे अंदर, चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के पीछे का विज्ञान बख्तियार खिलजी जला चुका था, तो हमारे मस्तिष्कों को बिगाड़ कर धीरे धीरे उसने हमको पिज्जा खाना सिखा दिया। किसी भी व्यक्ति से पूछें कि कपड़े साबुत होना चाहिए या फटे हुए, सबको पता है कपड़े साबुत होना चाहिए, पर चूंकि बाजार को पता है कि अच्छे कपड़े बेचते हैं और हल्की सी खरोच आ जाए तो पीस डिफेक्टिव हो जाता है, तो बाजार ने इसका रास्ता निकाला कि फटे हुए कपड़ों का फैशन चलाओ। आज नई पीढ़ी फटे हुए कपड़े पहनती है। मैं अपनी क्लासेस में उन्हें परेशान करने के लिए बात करता हूँ कि फटे कपड़े पता है कहाँ से आते हैं? सितारे शमशान से आते हैं, क्योंकि डेड बॉडी पर से छीन लिए, धो पोंछ तुमको भेज दिया गया। बच्चे हंसते हैं और कम से कम क्लास में नहीं पढ़ते, पर जरा सोच के देखिए ये कैसी सभ्यता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि जीवित रखा जाएगा तो मुझे विश्वास है कि फटे हुए कपड़े कोई भी नहीं पहनना चाहेगा। और आज एक ऐसी दुनिया आ गई है जहां पर हम खुशी, प्रेम, प्यार, परिवार को भूलकर पता नहीं क्यों अर्थ संग्रह में इस प्रकार से अपनी नई पीढ़ी को लगा देते हैं, पैकेज की चर्चा करने में इतना गर्व अनुभव करते हैं कि हम सब कुछ भूल गए। जीवन जीने की खुशी, जीवन का आनंद सर्वोपरि है, और जीवन के आनंद को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर आपका आय का स्रोत होना चाहिए, लेकिन आय का ऐसा स्रोत जो सारे आनंद को समाप्त कर दे, परिवार परंपरा को समाप्त कर दे, नई पीढ़ी को संस्कार मिलना समाप्त कर दे। इस तरह की परिभाषाएं जो बाजार ने गढ़ी हैं हमारी नई पीढ़ी का शोषण करने के लिए, हम सब ध्यान रखें कि वो सारी नई पीढ़ी जो तथाकथित पैकेज के चक्कर में उलझकर किसी महानगर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रही है, उस युवा को जैसे ही कार्यक्षमता समाप्त हुई 10-12 बीमारियां उपहार में देकर उसकी सारी ऊर्जा को सोखकर फिर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि ध्यान रखें, महानगर तो केवल 15 से 55 आयु वर्ग के लिए ही बने हैं। महानगरों में इस तरह के बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों के ज्ञान को, बुजुर्गों के जीवन को आनंदमय बनाने की व्यवस्था नहीं है। महानगर केवल युवावस्था को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए गए हैं। उन्हें आना वापस यहीं पर है, और इसलिए हमारे अपने लिए नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बच्चे जीवन का आनंद स्वीकार करें और ले सकें, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करें। और मुझे विश्वास है ऐसा विषय है जो स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा सकते। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि परसों हमारी कार्यपरिषद की बैठक थी, मेरा प्रस्ताव मान्य किया गया कि हमको विश्वविद्यालय में एमिनेंट प्रोफेसर और विजिटिंग प्रोफेसर के नाम पर बिना किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कोई आधार बनाए, जीवन के अनुभव के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा में लोगों के अनुभव का लाभ ले सके, इस तरह के एमिनेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाने चाहिए।
और इसको कार्य परिषद ने 5 मिनट के अंदर मान्यता दी। तो मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालयों को सहयोग करना पड़ेगा समाज में चलने वाली ज्ञान परंपराओं का, और ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यदि कोई हो सकता है तो हम वहीं बैठे हैं। जिस तरह का आपका गोल्डन धाम परिवार है, जिस तरह का परिवार की भावना में देख पा रहा हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, और यही वह विश्वविद्यालय है जहाँ ज्ञान परंपरा पढ़ सकती है, खिल सकती है, बढ़ सकती है। तो आप सभी के प्रयासों को नमन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी परंपराएं परिवार में हैं उन्हें सहेज कर रखें, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करें, ताकि जो कुछ जड़ कटे परिवार हैं, जड़ कटे मुझे कहता हूँ, जहाँ ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं जिनको पापा मम्मी तो मिलते हैं, दादा दादी नहीं मिल पाते, गर्मी के महीने में नाना नानी भी नहीं मिल पाते, ऐसे जड़ कटे बच्चों तक भी हम पहुंच सकें, इसलिए अपनी परंपराओं को समझना भी हमारा ही कर्तव्य है। और हम सभी बुजुर्ग की बात को ध्यान रखें, इन परंपराओं को समझकर निश्चित तौर पर भारत को विश्व गुरु हम बना सकते हैं। आप सभी ने मेरी बात सुनी, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बांग्लादेश और स्थिति जो हो रही है, हमारे क्या भूमिका होना चाहिए? यदि मुझे बहुत खुलकर कहने का आप आदेश देंगे, हाँ तो जो 2 चीजें दुनिया को परेशान कर रही हैं, उनमें एक तथाकथित धर्म है, तथाकथित तथाकथित धर्म है, और एक राजनीतिक विचारधारा है जिसको वामपंथ कहते हैं। और ये दोनों, इस्लाम भी और वामपंथ, इन दोनों के शिकार सबसे पहले इनको मानने वाले होते हैं। मैं खुलकर कहता हूँ, क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुसलमान, वामपंथ का सबसे बड़ा शिकार वामपंथी। अब जरा सोचिए क्यों, हम किस तरह की जीवन पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया के क्रिमिनोलॉजी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। औरंगजेब के जमाने से जब बड़े भाई का कत्ल किया, पिता को जेल में डाला और बड़े भाई का कटा हुआ सिर एक थाल में रखकर पिता के सामने भेजा ताकि जेल इनके लिए असह्य हो जाए, क्योंकि ये हमेशा कहते थे कि बड़ा भाई तेरा शुजा, तेरा दारा बड़ा भाई समझदार है, क्योंकि तो उपनिषद पढ़े हैं, तो देखो मैंने उस उपनिषद पढ़े हुए आदमी का सिर काटकर तुम्हारे सामने पेश किया। ये कट्टरता सिखाई जाती है। तो मुझे बताइए, उस पिता को उस दिन जिस पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, उस पीड़ा का मूल कारण क्या था? तथाकथित धार्मिक विश्वास। तो मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत को कैसे बचाना, वो तो विषय है ही। सबसे पहला विषय है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की व्यवस्था से वहां के नागरिकों को कैसे बचाया जाना, क्योंकि इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुसलमान स्वयं है। तथाकथित संस्कार के नाम पर महिलाओं को, बच्चियों को हम जीवन भर एक काला तंबू बनकर जीने पर विवश कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या उस काले तंबू के अंदर रहने वाली महिलाएं और बच्चियां आजादी का अनुभव कर पाती होंगी? तो यह एक ऐसी विचारधारा है जिससे सबसे पहले उस विचारधारा को मानने वालों को भी आजाद कराने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश एक चुनौती है, भारत के लिए नहीं, केवल पूरी मानवता के लिए चुनौती है, क्योंकि वहां पर जो मनुष्य रह रहे हैं वो सबसे पहले शिकार हैं। और जिस प्रकार से पूंछ कटा जानवर अपनी तकलीफ को ढकने के लिए बाकी पूंछधारी मनुष्यों को भी बोला तुम भी पूंछ कटवा लो, मुझे आनंद आ रहा है, उसी तरह की विचारधारा पालन करके ये सोचते हैं, सपना देख रहे हैं कि गदवाई हिंदी भी कर पाएंगे। और इसका भी रास्ता वही है, भारतीय ज्ञान परंपरा। यदि हम अपनी परंपराओं से अपनी नई पीढ़ी को जोड़कर रखेंगे तो मुझे विश्वास है वो तुलना करने में समर्थ होंगी कि कौन सी विचारधारा हमको आनंद देती है और कौन सी विचारधारा हमारे जीवन को एक ऐसे सैनिक के रूप में बना देती है जिसे कोई मानदेय नहीं मिलता, कोई वेतन नहीं मिलता, और एक अनजाने से, अनदेखे से मानवता को नष्ट करने वाले सपने को साकार करने के लिए हम पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर रहे हैं। तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी को समझना होगा कि भले लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या दूसरी जिहाद हो, ये वही पनप सकता है जहां अपनी परंपराओं का विनाश होता है। यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़कर रखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह का शिकार वो नहीं होगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।